नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शाह पीएसपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासों में आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल की काव्य धाराएं। दोस्तों, पहले हमने पढ़ा रीतिकाल का सामान्य परिचय, रीतिकाल का नामकरण। अब हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं। प्रश्न आता है खंड ब और खंड स 10 अंक का और 15 अंक का, तो इसे हम सावधानी से पढ़ें क्योंकि बहुत सरल चैप्टर है ये, और अगर इसे हमने पूरा अच्छे से देख लिया तो निश्चित ही इसमें अधिक अंक आते हैं। इसमें कहाँ कहाँ प्रश्न बन सकते हैं, हम इस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएँ कौन कौन सी हैं। तो आइए मित्रों, देखिए रीतिकाल के जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों का जो विषय था वह श्रृंगार था। इन सभी कवियों ने श्रृंगार को लेकर अपने काव्य में काव्य सृजन किया। लेकिन होता यूँ है कि जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों ने अलग अलग विषय को लेकर, अलग अलग शैली को लेकर, अलग अलग प्रेमानुभव को लेकर और अलग अलग प्रेमाभिव्यक्ति को लेकर एक रूपता नहीं आई। और एक रूपता नहीं आई इसीलिए इस अलग अलग धाराओं में बढ़ गए, अलग अलग भागों में बढ़ गए। अगर ये एक ही होते, उनके श्रृंगार का वर्णन, उनके काव्य का वर्णन, उनके प्रेमानुभूति का वर्णन, तो निश्चित ही रीतिकाल एक ही भाग में होता। लेकिन आज हम अलग अलग काव्य धाराओं में पढ़ रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि रीतिकाल का प्रधान तो रस या विषय तो श्रृंगार था। सभी ने प्रेम का उल्लेख किया, वर्णन किया, लेकिन सभी की रीति नीति तरीके अलग थे। सबने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। सभी की राय एक नहीं मिली और एक रूपता नहीं बैठने के कारण रीतिकाल को हमने 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि रीतिकाल की जो प्रमुख काव्य धाराएं हैं वो कौन कौन सी काव्य धाराएं हैं। तो पहली काव्य धारा है रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी काव्य धारा है रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरी है रीति मुक्त काव्य धारा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों का वर्णन किया और आज हम इसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, रीतिकाल की जो पहली काव्य धारा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि रीतिबद्ध काव्य धारा जो है उसे रीतिबद्ध कहा किसे। तो आचार्य जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हुए, उन्होंने हिंदी साहित्य में रीतिबद्ध धारा नाम दिया, रीतिबद्ध धारा नाम दिया। और जो दूसरे हुए डॉक्टर नागेंद्र, उन्होंने रीतिबद्ध जो कवि थे उनको आचार्य कहा। तो अब रीतिबद्ध में है क्या, हमने पहले देखा है दोस्तों कि रीति का अर्थ होता है तरीका, मार्ग, पंथ, प्रणाली। तो रीतिबद्ध का अर्थ होता है, देखिए कि रीतिबद्ध में वे कवि हुए जिन्होंने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को ध्यान में रखकर लक्षण ग्रंथों की रचना की। यहाँ देखिए आप कि लक्षण ग्रंथों से अर्थ यहाँ क्या है। तो ऐसे कवि जिन्होंने, कवि तीनों में हुए, रीतिबद्ध भी कवि हुए, रीति सिद्ध भी कवि हुए और रीति मुक्त भी कवि हुए। तीनों काव्य धाराओं के कवियों ने काव्य सृजन किया, लेकिन उनके काव्य सृजन का तरीका अलग अलग था, उनके विषय अलग अलग थे। तो रीतिबद्ध काव्य धारा में क्या होता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा में जो संस्कृत काव्य शास्त्र के सिद्धांत थे, जिसमें रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद और काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य की वृत्तियां, इन सभी को आधार मानकर रीतिबद्ध कवियों ने रचना की। अर्थात हम सरल भाषा में समझे कि रीतिबद्ध जो कवि थे उन्होंने काव्य सृजन किया और काव्य सृजन करते समय इनका जो उद्देश्य रहा वह काव्य सृजन कम रहा और जो काव्य शास्त्र के सिद्धांत थे जिसमें रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद, काव्य के गुण, दोष, काव्य की वृत्तियाँ, शब्द शक्तियाँ, इन सभी के उदाहरण अपने काव्य में अधिक से अधिक आए। इस प्रकार के सिद्धांत से, नियम से ये बंधे हुए थे, इसलिए इन्हें रीतिबद्ध कवि कहा। बद्ध का मतलब बंधे हुए।
किससे बंधे हुए? रीति से। कि रीति के जो नियम थे, जो सिद्धांत थे, जो काव्य शास्त्र के सिद्धांत थे, काव्य शास्त्र के जो लक्षण हैं, रस, छंद, अलंकार, काव्य के गुण, काव्य के दोष, शब्द शक्ति, उनसे बंधे हुए थे। अर्थात उन कवियों ने सोचा कि मैं जिस काव्य का सृजन कर रहा हूँ उस काव्य में इस काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के उदाहरण अवश्य रूप से आने चाहिए। इस प्रकार इस सिद्धांत से बंधे हुए होने के कारण इन कवियों को रीतिबद्ध कहा गया। मित्रों, मेरा मानना है आपको काव्य शास्त्र या लक्षण ग्रंथ क्या है ये समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख लें कि रीतिबद्ध कवि वे हुए जो संस्कृत के काव्य शास्त्र के सिद्धांतों से बंधे हुए थे, संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे उनसे बंधे हुए थे। अर्थात उन्होंने अपना जो मुख्य उद्देश्य रहा वह काव्य सृजन कम और जो लक्षण ग्रंथ थे उनके उदाहरणों पर अपना ज़्यादा भार वजन दिया। तो इन कवियों ने सर्वाधिक वजन किस पे दिया? जो रस, छंद, अलंकार, काव्य के गुण, दोष, शब्द शक्ति थे उनके उदाहरणों को अपने काव्य में अधिक से अधिक सम्मिलित किया, उससे बंधे हुए थे। उनका मानना ऐसा था कि मैं जिस काव्य का सृजन कर रहा हूँ उस काव्य में यह अलंकार होना ही चाहिए, यह रस होना ही चाहिए, यह शब्द शक्ति आनी ही चाहिए, और उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने काव्य सृजन किया। इसलिए ये रीतिबद्ध कविता है। मित्रों, एक छोटे से उदाहरण से भी हम इसको समझ सकते हैं कि यदि मैं किसी मीठे भोजन की तलाश कर रहा हूँ या मुझे चाह है और मुझे वह मीठा भोजन मिल जाए, गुलाब जामुन, तो मैं उससे बंधा हुआ हूँ। अर्थात मैंने जिसकी चाह की वह मुझे मिल गया। तो ये इसी प्रकार इसी से बंधे हुए थे, उसकी चाह कर रहे थे कि मेरे काव्य में इस लक्षण का, इस उदाहरण में ये रस, अलंकार, काव्य का गुण, काव्य का दोष होना चाहिए, और वह हुआ, उसको लाए, और इस प्रकार उस नीति से बंधे होने के कारण ये रीतिबद्ध कवि कहा है। अब इसके पहले मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि रीतिबद्ध कवि कहा है, तो रीतिबद्ध शब्द जो नामकरण दिया वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, और इन रीतिबद्ध कवियों को डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य कहा। तो ये शब्द भी हमने सुने हैं कि आचार्य कौन थे? तो वही जो एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे। आचार्य परंपरा का प्रारंभ हुआ वो इसी से हुआ है। दूसरी काव्य धारा आती है दोस्तों रीति सिद्ध। सिद्ध का अर्थ होता है एक्सपर्ट, यानी कि उसमें महारत हासिल की है। इन कवियों ने भी काव्य सृजन किया, काव्य रचना की, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था? काव्य रचना करना। इनका उद्देश्य अपने काव्य में लक्षण ग्रंथों को समाहित करना कतई नहीं था। इन कवियों ने काव्य सृजन किया, और काव्य सृजन करते समय उनके काव्य में सहज भाव से ही, ऑटोमेटिक रूप से, स्वाभाविक रूप से उनके काव्य में काव्य के जो लक्षण थे, जो काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत थे, जिसमें रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद, काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य की वृत्तियाँ, ये सारी चीजें अपने आप उसमें समाहित हो गई। एक्सपर्ट थे ये चाहते नहीं थे कि मेरे काव्य में ये अलंकार ही हो, ये रस हो, ये शब्द शक्ति हो, ये चाहते नहीं थे, लेकिन बिना चाहे ही अपने आप उसमें आ गया। इसलिए ये क्या कहलाए? रीति सिद्ध कहलाए। तीसरे आते हैं मित्रों रीति मुक्त। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है मुक्त, मुक्त यानी बिल्कुल फ्री, है ना। ये न तो पहले रीतिबद्ध से जुड़े हुए हैं, न रीति सिद्ध से जुड़े हुए हैं, ये अपने आप में अलग हैं। अर्थात इन दोनों काव्य धाराओं से ये अलग है। तो इनका अलग क्या है कि पहले जो रीतिबद्ध हुए उन्होंने लक्षण ग्रंथों को ही ध्यान में रखा, दूसरे हुए उन्होंने काव्य सृजन पे ध्यान दिया, लेकिन लक्षण ग्रंथ के उदाहरण उनके काव्य में आ गए। ये तीसरे हुए, इनको न तो लक्षण ग्रंथों से कोई लेना देना था, न कोई काव्य शास्त्र के सिद्धांतों से। ये अपनी मस्ती के, अपनी मर्जी के बादशाह थे, रीति मुक्त धारा के कवि, और
इन कवियों ने अपने व्यक्तिगत प्रेम की जो अनुभूतियाँ थी, जो उसका प्राकृतिक सौंदर्य था, उसका जो नैसर्गिक सौंदर्य था, उसको स्वच्छंदता के साथ अपने काव्य में प्रस्तुत किया। इसको और भी समझें, जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं लेकिन हमारे प्रेम को हम अभिव्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हुए उन्होंने प्रेम किया और उस प्रेम को अपने काव्य में प्रस्तुत किया। अपनी जो प्रेम की अनुभूतियाँ मिली, उन अनुभूतियों को काव्य में सृजन किया। इसलिए दोस्तों, रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि थे वो अपनी मर्जी के कवि थे, अपनी मस्ती के कवि थे। इन कवियों ने अपना जो निजी प्रेम था, उस निजी प्रेम को भी इस संसार में, इस दुनिया में साहित्य के क्षेत्र में उजागर कर दिया। लेकिन हम प्रेम करते हैं तो हम डरते हैं, हम किसी बात को दबाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने प्रेम करने को कभी दबाया नहीं। आपको मित्रों पता होगा कि घनानंद ने सुजान नामक एक वेश्या से प्रेम किया था। हमें कैसा पता चलता कि घनानंद ने सुजान नामक एक वेश्या से प्रेम किया? इसलिए पता चला क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि मैंने इसमें प्रेम किया तो कोई गलत कार्य नहीं किया, क्योंकि इनका प्रेम बिल्कुल शुद्ध था, लौकिक न होकर अलौकिक प्रेम था, सच्चा प्रेम था। और वर्तमान के हमारे जैसे जो प्राणी हैं वह प्रेम कर रहे हैं, वह सिर्फ सुख भोग का ही प्रेम कर रहे हैं, वासना का प्रेम कर रहे हैं। ये वासना से कोसों दूर थी। तो आगे और देखिए दोस्तों, रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हुए, जो लक्षण ग्रंथों से बंधे हुए थे, जिनका उद्देश्य था कि काव्य धारा में लक्षण ग्रंथ के उदाहरण आने ही चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से कवि हुए? तो देखिए, पहले कवि हुए केशव दास, जिन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता जैसे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। दूसरे कवि हुए मतीराम। मतीराम का नाम भी हमने पहले सुना है, श्रृंगार के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने ललित ललाम और रसराज जैसे नामक रचनाएं की। तीसरे कवि हुए चिंतामणि। चिंतामणि ने कवि कुल कल्पतरु नामक रचना लिखी। चौथे कवि आते हैं भूषण। भूषण ने वीरता की बहुत सारी रचनाएं लिखी, भूषण विलास। उसके बाद पांचवे कवि आते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने आनंद विलास नाम की एक रचना लिखी। और आते हैं कविदेव। कविदेव ने भाव विलास, जाति विलास, देव विलास, विलास नाम की जो रचनाएं मिलती है वो सभी महाकवि देव की हैं। और सातवें कवि हुए भिखारी दास। इस प्रकार से रीतिबद्ध काव्य धारा के ये निम्न प्रमुख कवि हुए: केशव, मतीराम, चिंतामणि, भूषण, भिखारी दास, देव और जसवंत सिंह। दूसरे कवि आते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि। ये कवि अपने काव्य में संस्कृत काव्य शास्त्र के सिद्धांतों को समाहित करना नहीं चाहते थे, लेकिन सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से अपने आप उसमें समाहित हो गए। ऐसे कवि हुए, आपने नाम सुना होगा बिहारी। कवि बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। इन्होंने बिहारी सत्साई की रचना की। बिहारी सत्साई की रचना कवि बिहारी ने जयपुर नरेश सवाई जयसिंह के राज्याश्रय में रहकर की थी। उसमें 713 दोहे हैं। सत्साई इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग 700 के आसपास दोहे हैं, इसलिए उसे सत्साई कहा जाता है। और रीतिकालीन काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ या रीतिकाल की सबसे अधिक प्रतिनिधि रचना है बिहारी सत्साई। दूसरे कवि हुए बेनी, पजनेस, रसनिधि, नेवाज और हटीजी। इस प्रकार से रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हुए। तीसरे हुए रीति मुक्त। मुक्त का हमने पहले देखा, ये फ्री स्टाइल, जिन्होंने अपने प्रेम की अनुभूतियों को जनता के समक्ष अपने साहित्य के साथ में प्रस्तुत किया, अपने अनुभूतियों को लोगों में शेयर किया। तो ऐसे कवि हुए घनानंद। घनानंद की रचना है सुजान सागर, इश्क लता, प्रीति पावस और कोकसा। मित्रों, ये घनानंद की रचनाओं से ही हमें पता चल सकता है कि घनानंद या ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कैसे होंगे। आप देखिए, इश्क लता में इश्क शब्द दे रखा है, यहाँ पर प्रीति पावस में प्रीति शब्द दे रखा है, अर्थात इन्होंने प्रेम किया अपनी प्रेमिका से, और उस प्रेम से जो अनुभव मिला, चाहे वो कड़वा हो चाहे मीठा हो, उसे साहित्य के माध्यम से पूरी जनता में, पूरी दुनिया में लाने का प्रयास किया। तो पहले कवि हुए घनानंद, जो रीति मुक्त काव्य धारा के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। फिर हुए बोधा, जिन्होंने लिखा विरह वारिश। अब यहाँ पर भी आप देखिए, विरह वारिश और इश्कनामा। तो इश्कनामा में इश्क शब्द दे रखा है। विरह में जब कोई प्रेम करता और प्रेम से वो
दूर होता है उसके प्रेमी से तब उसे विरह होता है, तो विरह बारिश। तीसरा आता है आलम, आलम ने आलम के लिए लिखी। चौथे कवि हुए ठाकुर, ठाकुर ने ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक नामक रचनाएं लिखी। और पांचवे हुए द्विजदेव, जिन्होंने श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी नामक रचनाएं लिखी। इस प्रकार मित्रों रीतिबद्ध धारा के कवि, रीति सिद्ध धारा के कवि और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हुए। इनमें से जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि थे, उन्होंने प्रेम के साथ साथ अपना जो प्रेम था उस प्रेम की अनुभव और अनुभूति के साथ साथ उन्होंने भक्ति, नीति और वीरता का भी वर्णन किया। उसमें रहीमदास, सुंदरदास, कवि वृंद और गिरधराय आदि कवि हुए। तो मित्रों इस प्रकार रीति काल की प्रमुख काव्य धाराएं हुई, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि जो हुए संस्कृत काव्य सिद्धांत के लक्षणों से बंधे हुए थे और उनको ध्यान में रखकर ही काव्य रचना की।